हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सारणिक की सहायता से सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना बताया था और उस सहखंडज आव्यूह की सहायता से हम किस तरीके से दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कर सकते थे, यानी प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते थे, उस पर चर्चा करी थी। आज हम अपना नए टॉपिक पर चलते हैं। क्या है अपना नया टॉपिक? आव्यूह द्वारा यानी आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों को हल करना। यानी आपको युगपत समीकरण दे रखे होंगे, रेखिक यानी एक घात के युगपत समीकरण, यानी कई सारे वेरिएबलों के अंदर, यानी एक्स वाई जेड या एक्स वाई, इस तरह से आपको समीकरण दिए होंगे इनके अंदर, एक्स में, वाई में, जेड में। जैसे आपको ये मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, आपको ये तीन समीकरण दे रखे हैं और तीन चर राशियों के पदों में, एक चर है एक्स, एक चर है वाई और एक चर है जेड। यानी आपको जितने समीकरण देगा, यानी कहने का मतलब है जितने आपके पास चर राशियां दे रखी होंगी उतने ही आपको समीकरण देगा। यानी अगर दो चर राशियों की बात हो रही होगी क्वेश्चन के अंदर तो आपको दो समीकरण देगा, तीन चर राशियों की बात कर रहा होगा तो तीन समीकरण देगा, और अगर चार चर राशियां दे रखी होंगी तो आपको चार समीकरण देगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि दिए गए समीकरणों की सहायता, दिए गए समीकरणों को हम हल करना है और किस विधि से हल करके दिखाना है आपको? आव्यूह द्वारा, यानी आव्यूह विधि की सहायता से इन समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करना आपको छोटी क्लासों में भी हम बता चुके हैं। आपस में समीकरणों को जोड़कर घटाकर इस तरह से, यानी विलोपन विधि के माध्यम से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। पर हम बात करने जा रहे हैं आव्यूह विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि में परिवर्तित करेंगे। किसमें परिवर्तित करेंगे? आव्यूह विधि। यही बात हम कहते हैं, दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, किस रूप में लिखने पर? आव्यूह रूप में लिखने पर। आप कहोगे इनको आव्यूह रूप में किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो x है, x यानी पहला वेरिएबल x के जो गुणांक हैं, x के गुणांक यानी x के जो इनटू में लिखे हुए हैं उनको एक स्तंभ के अंदर लिख देंगे आव्यूह करते हुए। यानी हम आव्यूह लिखेंगे और आव्यूह के अंदर x वाले जो गुणांक हैं, x के गुणांक यहाँ पर 1, x गुणा में 1, दूसरे में भी 1 और तीसरे में 2, तो 1 1 2, इस तरह से हमने पहला स्तंभ बनाया। और किसके लिए बनाया? x के गुणांकों के लिए बनाया। अगर मान के चलिए किसी में x मिसिंग होता, यानी मान के चलिए पहले समीकरण में यहाँ x ना होता, फिर यहाँ क्या करते हैं तो यहाँ 0 लिख देते। अगर किसी के अंदर कोई वेरिएबल मिसिंग में है तो उसको हटाकर हम उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × x कर देंगे तो आप जानते हैं 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, किसी सवाल में हो सकता है। अगला काम, y के गुणांकों को लिखेंगे अगले स्तंभ के अंदर। y के गुणांक यहाँ पर y के इनटू में 1, यहाँ भी y के इनटू में 1, यहाँ भी y के इनटू में 1, तो 1 1 1। अगली बारी पहले x के गुणांकों को लिखा पहले स्तंभ के अंदर, फिर y के गुणांकों को लिखा दूसरे स्तंभ के अंदर। अब z के गुणांकों को लिखेंगे तीसरे स्तंभ के अंदर। z के गुणांक 1 -1, देखिए माइनस है, चिन्हों का ध्यान, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। तो इस तरह से हमने पहले स्तंभ में x के गुणांकों को लिखा, दूसरे स्तंभ में y के गुणांकों को लिखा और तीसरे स्तंभ में हमने z के गुणांकों को लिखा। ये हमारी गुणांक आव्यूह कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणांक आव्यूह, क्योंकि ये गुणांकों से मिलकर तैयार हुई है। और इनटू में हम क्या लिखेंगे? एक और आव्यूह बनाएंगे और उसमें वेरिएबलों को लिख देंगे। वेरिएबल यानी चरों को। कितने चर थे? 3, x y z। तो स्तंभ में x y z और बराबर का चिन्ह है, बराबर लिखेंगे। और बराबर में जो अचर राशियां हैं, अचर यानी जिसमें x y z नहीं आ रहा, उनको बराबर ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई LHS में है तो उसे RHS में ले जाते हुए लिखेंगे बराबर में। तो बराबर में कितना? 6 0 10, तो 6 0 10। इस तरह से हमने दिए गए समीकरणों को किस रूप में लिख लिया? आव्यूह रूप में लिखा। आप चाहो हमने सही लिखा है गलत लिखा है उत्तर की जांच कर सकते हो। कैसे? ये दो आव्यूह हैं, इन दोनों आव्यूहों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बराबर का चिन्ह है दोनों को तुलना कर लीजिए, तो आपके पास
ठीक है, याद करिए मैंने आपको पीछे जब आव्यूह पढ़ाया था तो वहां समझाया था कि जो हमारा आव्यूह दिया होता था कभी कभी उनसे ही हम समीकरण ज्ञात कर लेते थे और समीकरणों को हल कर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करते थे। चर राशियों के मान ज्ञात करने हो यहाँ मिसिंग होती थी एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी हमारा उल्टा हो गया, हमने समीकरणों की सहायता से आव्यूह रूप लिख दिया। ठीक है, अब आपके जो आव्यूह नहीं प्राप्त हुई है, कितनी आव्यूह हो गई? 3, 1 2 3, 3 आव्यूह। उनको नाम देते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। मान लीजिए पहली आव्यूह को a, वेरिएबल वाली को x और तीसरी को हमने d नाम दे दिया और समीकरण नंबर हमने लिख दिया a, जहां a कितना है इसके बारे में हम लिख सकते हैं 1 1 2 1 1 1 1 -1 2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक आव्यूह। क्या? गुणांक आव्यूह। दूसरी x के बारे में x y z, ये कैसी है? आपकी चर राशि वाली आपकी आव्यूह। ठीक है, और तीसरी b क्या है? अचरों वाली, जो बराबर लगी हुई, क्या 6 है 0 10। तो इस तरह से आपको 3 आव्यूह प्राप्त हो गई। एक आव्यूह का नाम a, एक आव्यूह का नाम x और एक आव्यूह का नाम b। हमें क्या करना है? इस आव्यूह विधि से इन समीकरणों को हल करना है। तो कुछ समय के लिए मैं आपको समीकरणों से ध्यान दूसरी ओर लगाती है। हमें 3 आव्यूह प्राप्त हो गए, हम इन पर फोकस करते हैं a x b। अब इन पर भी फोकस करने से पहले हम एक काम करते हैं, x और b को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखते हैं, यानी इनको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं किस पर? a पर। सिर्फ हम a पर ध्यान देंगे। क्या करने वाले हैं? हम a का इनवर्स ज्ञात करेंगे। a का क्या ज्ञात करेंगे? इनवर्स यानी प्रतिलोम आव्यूह। यानी हमें जो a यानी गुणांक आव्यूह प्राप्त हुई है, हम उसका इनवर्स आव्यूह प्राप्त करने वाले हैं। अभी ना हम समीकरणों को हल करने की बात कर रहे हैं, ना हम x की बात कर रहे हैं, ना b की बात कर रहे हैं। इनकी बात करेंगे बाद में। पहले हमने सिर्फ फोकस किया गुणांक आव्यूह यानी a पर, और हम a का क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? इनवर्स ज्ञात करने जा रहे हैं। तो a का इनवर्स ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। आपके पास 2 विधियां बताई थी। पहली विधि थी आपकी प्रारंभिक रूपांतरण विधि की सहायता से हम ज्ञात कर सकते थे, और दूसरी विधि थी फॉर्मूले के माध्यम से। तो हम उसी फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ ज्ञात करते हैं। ऑप्शन आपके पास है, जिससे चाहो वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए था? a का सारणिक। तो a का सारणिक निकालते हैं। a का सारणिक क्या होगा? a का सारणिक, a के अवयवों को सारणिक के अंदर लिख देते हैं। क्या होगा? 1 1 2 1 1 1 1 -1 2। सिंपल सारणिक है, इसे नॉर्मली विस्तार विधि से हल करते हैं। तो देखिए प्रसार करेंगे। पहले से एक के लिए लेंगे, तो एक के लिए कौन से अवयव आने वाले? 1 1 -1 2 1 1 -1 2। ठीक है, हम पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग अवयवों के सहायता से विस्तार करते हैं। तो इसे एक के लिए लिख दिया। अगला फिर इसे एक के लिए लिखेंगे माइनस लगाते हुए 1 2 -1 2। फिर अगला एक इसके लिए लिखेंगे 1 2 1 1 1 2 1 1। तो इस तरह से हमने इसको प्रसार विधि की सहायता से दिए गए आव्यूह a के अवयवों की सहायता से, प्रथम पंक्ति के अवयवों की सहायता से सारणिक का विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए बाहर तो एक रहेंगे, तो एक को हटा देते हैं। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, पर चिन्ह बीच में माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक, माइनस लगाएंगे, यहाँ भी एक को छोड़ा, 1 का गुणा 2 से 2, 2 का गुणा -1 से -2, पर फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो जाएगा। फिर आगे 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2। इसको हल करेंगे, 2 और 1 3, 2 और 2 4, और 2 में से 1 को घटाएंगे, या कह लो 1 में से 2 को घटाएंगे तो आपका आएगा -1। इनको हल करेंगे, 3 में से -4 का करेंगे तो -1, और फिर -1 मिलकर -2, जिसका मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। याद करिए, मैंने जब आपको फॉर्मूले वाले तरीके से इनवर्स निकालना बताया था, तो बताया था a का सारणिक का मान 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर a के सारणिक का मान 0 हो गया तो a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी। कैसी होगी? अव्युत्क्रमणीय। और अव्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया इसका इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमने क्या देखा? a का सारणिक का मान -2 आया, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब a व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी a का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से पहले हमने क्या निकाला? a का सारणिक। अब अगला काम क्या था?
के अवयवों के सहगुणनखंड, क्या निकालेंगे? सहगुणनखंड। ठीक, ए का सारणिक निकाल चुके, अब ए के अवयवों के क्या निकालने वाले? सहगुणनखंड। तो पहले वाले को नाम दिया हमने A11। 11 क्या था? याद करिए, -1 की पावर 1 + 1 आएगा, 1 + 1, और पहले अवयव का उपसारणिक। पहला अवयव कौन? एक का उपसारणिक क्या होगा? एक जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छुपा लेंगे। पहली स्तंभ में आ रहा है, इसको छुपा लिया, पहली पंक्ति में आ रहा है, इसको छुपा लिया, हमारे पास बचा 1 1 -1 2, यानी 1 1 -1 2। फिर अगला काम A12, बाद में सॉल्व करके लिखेंगे। A12 यानी -1 की पावर 1 + 2, यानी 1 2, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, उसको छुपाएंगे। पहली रो को छुपाया, दूसरे कॉलम को छुपाया, बचता है 1 2 -1 2, यानी 1 2 -1 2। ठीक, अगला काम 1 1 1 2 1 3, यानी पहली रो और तीसरा कॉलम। तो यहां -1 की पावर 1 + 3, पहली रो तीसरे कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो को छुपाया, तीसरे कॉलम को छुपाया, तो हमारे पास बचा 1 2 1 1। ये सारा काम मैं आपको पीछे की वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अगला 2 1 क्यों? पहली रो कंप्लीट हो गई, अब दूसरी रो स्टार्ट करेंगे, तो दूसरी रो पहला कॉलम, इस एक के लिए बात करेंगे, तो इस पंक्ति को छुपाएंगे, दूसरी पंक्ति को, पहले स्तंभ को, तो बचता है 1 1 1 2, यानी 1 1 1 2, और चिन्ह क्या आएगा आगे? -1 की पावर कितना? 2 + 1 2 + 1। फिर आगे 1 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 2 + 2 कितना? दूसरी पंक्ति को छुपा लो और दूसरे स्तंभ को छुपा लो। दूसरी पंक्ति ये रही, इसको छुपाया, दूसरा स्तंभ ये रहा, इसको छुपाया, तो हमारे पास बचता है 1 1 2 2, 1 1 2 2। अगला 1 2 3, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 + 3, दूसरी पंक्ति को छुपाएंगे और तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे। दूसरी पंक्ति कौन है? ये, दूसरी पंक्ति को छुपाया, तीसरा स्तंभ कौन है? ये, इसे छुपाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा? 1 1 2 1, यानी 1 1 2 1। अगला काम 3 1 यानी थर्ड रो पहली कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, यानी -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो को छुपाएंगे, थर्ड रो के एलिमेंटों को छुपा लिया और पहले कॉलम के अवयवों को छुपाया, हमारे पास बचता है 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो इस तरह से हमने 3 1 के लिए लिखा। फिर वाली 3 2, यानी -1 की पावर 3 + 2, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छुपाइए। तीसरी पंक्ति तो ये चली रही है, दूसरा स्तंभ ये रहा, इसको छुपाया, बचता है 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अगला काम 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 3। इसको लिए बात करेंगे, तो थर्ड रो को छुपाया, थर्ड रो को छुपा लिया, थर्ड कॉलम को छुपा लिया, हमारे पास बचा 1 1 1 1, यानी 1 1 1 1। तो इस तरह से हमने हर एक अवयव के लिए सहगुणनखंड लिख दिए। अभी इनको हल करना रह गया, हल करते हैं। तो सिंपल -1 की पावर 2 प्लस आएगा, यहाँ 2, यहाँ -1 2 -1 2 -1 चिन्ह 2 -1 पर माइनस प्लस, यानी 2 + 3 2 + 1 सॉरी आपका हो गया 3। यहाँ -1 की पावर 3, तो ऋण का चिन्ह आएगा अंदर 2 -2 प्लस कर दो, सॉल्व कर माइनस का चला आ गया। अगला काम -1 की पावर 4 यानी प्लस का आएगा 1 और 2 1 का 2, सॉल्व कर -1। सिंपल कैलकुलेशन है। -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, हल कर माइनस का 1 आ गया। -1 की पावर 4 प्लस आएगा 2 -2, हल करने पर 0 आ जाएगा। अगला काम -1 की पावर 5 हो गया, यानी ऋण का चिन्ह आएगा 1 -2, हल करेंगे यानी प्लस का 1 आ जाएगा। उससे अगला काम
माइनस 1 की पावर 4 यानी माइनस 1 की पावर 4 प्लस का चिन्ह आएगा। 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, सॉल्व करेंगे माइनस 2 आ गया। अगला काम माइनस 1 की पावर 5 ऋण का चिन्ह आएगा बाहर, 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फॉर्मूले का माइनस बीच में रहेगा, माइनस 1 माइनस 2 और आगे यानी प्लस 2 आ जाएगा। अगला काम माइनस 1 की पावर 6 यानी प्लस आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 1 का गुणा फिर 1 से करेंगे 1, बीच में माइनस और सॉल्व करने पर आपके पास 0 आ गया। तो इस तरह से हमने आव्यूह ए जो था यानी पूर्णांक आव्यूह था उसके हर एक अवयव का क्या निकाला हमने, सह गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब जो सह गुणनखंड प्राप्त हुआ उस सह गुणनखंड से हम क्या प्राप्त कर ले, ए का सह गुणनखंड आव्यूह, यानी हम क्या निकालते हैं, ए का सह गुणनखंड आव्यूह। क्या निकालने जा रहे हैं, ए का सह गुणनखंड आव्यूह। याद करिए किस तरीके से लिखते थे, जो अवयव जिस तरह पोजीशन से आया है उसको उसी पोजीशन पर रख देंगे, यानी हमारा 3 माइनस 4 माइनस 1 तो 3 माइनस 4 माइनस 1, आगे माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1, फिर माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 0। तो इस तरह से हमने क्या प्राप्त कर लिया, ए का सह गुणनखंड आव्यूह। क्या क्या कर लिया, ए का सह गुणनखंड आव्यूह। अब अगला काम, इस ए का सह गुणनखंड आव्यूह प्राप्त करने के बाद हम ज्ञात करते हैं ए का सह खंडज आव्यूह। क्या ज्ञात करते हैं, ए का सह खंडज आव्यूह, यानी ए का सह खंडज आव्यूह। क्या होगा ए का सह खंडज आव्यूह, याद करिए जो आपका सह गुणनखंड आव्यूह आया है उसके अवयवों का परिवर्त कर दीजिए। परिवर्त यानी जो रो में है उसे कॉलम में और जो कॉलम में है उसे रो में, यानी सह गुणनखंड आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 पहले सबसे पहली पंक्ति में बन जाएगा, यानी 3 माइनस 1 माइनस 2, फिर अगला माइनस 4 0 2 माइनस 4 0 2, फिर उससे अगला माइनस 1 1 0 यानी माइनस 1 1 0। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, सह खंडज आव्यूह, इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स, शॉर्ट में एडीजे। अगला काम हम क्या करते थे, जब ए का सह खंडज आव्यूह आ जाता था, मैंने आपको बोला था हमारा लक्ष्य है समीकरणों को हल करना, पर समीकरणों को हल करने के लिए मैंने बोला था पहले जो आव्यूह ए प्राप्त हमने किया है उस ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो ए के इनवर्स का यानी ए का प्रतिलोम आव्यूह का आप याद करिए फॉर्मूला क्या था, ए का प्रतिलोम आव्यूह है ए इनवर्स बराबर ए डीजे ए यानी एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। आपके पास एडजॉइंट ए भी है और सारणिक ए भी है। सारणिक ए का मान कितना आया है, माइनस का 2, तो माइनस 2 बटे में आ जाएगा। फाइनली आपके पास ए का प्रतिलोम आ गया 1 बटे 2, आगे माइनस 1 क्योंकि माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 आगे, और एडजॉइंट ए का मान है 3 माइनस 4 माइनस 1, पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में माइनस 1 0 1, तीसरे स्तंभ में माइनस 2 2 0। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए का इनवर्स मैट्रिक्स हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा लक्ष्य ए इनवर्स ज्ञात करना नहीं था, हमारा लक्ष्य था दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना। तो उसी पर रोकते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इन दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखा, लिख के दिखाया। उसके बाद हमारे पास 3 आव्यूह प्राप्त हुई, ए एक्स बी, फिर हमने जो ए प्राप्त हुई गुणांक आव्यूह उसका हमने इनवर्स ज्ञात किया। ये पूरा प्रोसीजर आपका किसमें चला गया, इनवर्स ज्ञात करने में। जब हमारे पास इनवर्स आ गया, अब हम अगला काम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 पर रिटर्न करते हैं। समीकरण 1 क्या आ गया आपका, समीकरण 1 है आपका ए एक्स बराबर बी। क्या है समीकरण 1, ए एक्स बराबर बी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस समीकरण के अंदर दोनों ओर ए इनवर्स का गुणा करने पर, यानी हमने दोनों ओर किसका गुणा कर दिया, ए की पावर -1 से गुणा कर दिया। तो ए की पावर -1 से गुणा करेंगे, ए की पावर -1
इंटू बी, यानी दोनों ओर हमने ए इनवर्स का गुणा कर दिया। अभी हम ध्यानपूर्वक देखें, ए इनवर्स का गुणा ए से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। जब ए इनवर्स का गुणा ए से करते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं हम आपको, कितना आएगा, आई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आई गुणा एक्स। अगला काम ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान है -1/2 3 -4 -1 0 1 -2 2 0। ये हमने किसका मान लिख दिया, ए इनवर्स का। और इनटू में बी, बी का मान कितना है आपका, बी का मान है आपका 6 0 10, यानी हमने ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का मान लगाया और बी की जगह बी का मान लगाया। अगला काम एलएचएस पे ध्यान दो, आई यानी इकाई आव्यूह का गुणा जब एक्स के साथ करेंगे, एक्स भी एक आव्यूह है तो क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स। अगला काम बराबर में चलते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। कैसे, पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ करते हैं। 3 का गुणा 6 से करेंगे 18, -1 का गुणा 0 से करेंगे 0, और -2 का गुणा 10 से करेंगे -20 आ जाएगा। जोड़ते हुए लिख दिया हमने, पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ हो चुका। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ। -4 का गुणा 6 से -24 आ गया, 0 का गुणा 0 से 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 आ जाएगा प्लस का। ठीक, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा हो चुका। अब हम तीसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा, -1 का गुणा 6 से -6 आ गया, 1 का गुणा 0 से 0 आ गया, 0 का गुणा 10 से करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ, फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरे स्तंभ के अवयवों पहले स्तंभ के अवयवों के साथ, और तीसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ। सिंपल गुणा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस x की जगह x का मान है x y z, एक आव्यूह है जिसके अंदर हमारे अज्ञात चर रखे हुए हैं x y z, इस x के स्थान पर रख दिया। यहाँ आगे -1/2 सॉल्व करते हैं, 18 -20 हल करने पर -2 -24 + 20 -4 -6। ठीक, सिंपल हमारा रहेगा। अभी आगे -1/2 है, यानी 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग और माइनस का और साथ में मल्टीप्लाई। जब हम 2 से भाग देंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 1, 2 से 4 में भाग देंगे 2, और 2 से 6 में भाग देंगे 3, और माइनस माइनस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। दोनों ओर तुलना करेंगे हम, तो आप दोनों ओर जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर कितना, x का मान 1 हो गया, y का मान 2 आ गया, और z का मान 3 आ गया। तो हमने ये देखा, हमने आव्यूह विधि से कैसे दिए गए समीकरणों को हल करना सीखा। आपको या तो 2 समीकरण दिए होंगे या 3, अपने आप मोस्टली या तो 2 समीकरणों वाले सवाल हैं या 3 समीकरणों वाले सवाल हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं कि दिए गए समीकरणों को पहले आव्यूह रूप में बदलेंगे। इस तरह से आपके पास 3 आव्यूह आ जाएंगे, a x b, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। पहली आव्यूह a गुणांक आव्यूह, दूसरी आव्यूह आपकी चर राशियों वाली, और तीसरी जो बराबर में अचल लिखे हुए हैं। फिर हम जो गुणांक आव्यूह प्राप्त हुई है a, उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, इनवर्स ज्ञात करेंगे अपने पुराने किसी भी मेथड से। जब इनवर्स ज्ञात हो जाएगा तो लौटकर समीकरण 1 पर आएंगे। समीकरण 1 पर x बराबर भी उसे लिखेंगे, दोनों ओर a की पावर -1 का गुणा करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, और दोनों ओर सॉल्व करने के बाद तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको x का मान, y का मान और z का मान प्राप्त हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं हमारा उत्तर गलत है तो सही है, उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे, हम इन मानों को दिए गए समीकरणों में रखकर देख सकते हैं। जैसे x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। पहले समीकरण रखते हैं 1 × 2 × 3 3 और 2 5 और 1 6, RHS 6 है, इसका मतलब हमारा उत्तर ठीक है। आप दूसरे समीकरण में भी रख के देख सकते हैं, 1 × 2 3 और ऋण 3 3 ऋण 3 हल करने पर 0, इसका मतलब दूसरा समीकरण भी संतुष्ट होता है। तीसरे समीकरण में रखते हैं 1 2 3, यानी 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखा 2 × 2 4, और यहाँ 3 रखेंगे 3 दूनी 6 6 × 4 मिलकर 10। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें जो आंसर प्राप्त हुए हैं, हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या हमारा उत्तर गलत है। ठीक, तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि हमने सीखा कि आव्यूह द्वारा हम कैसे दिए गए रेखिक युग्म समीकरणों को हल करते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिकों के साथ और कुछ
नए सवालों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।